मैं दोस्तों कई बार कह चुका हूं, बीजेपी अपने फायदे के मुताबिक राजनीति करती है। जाहिर सी बात है, जब मैं बीजेपी कह रहा हूं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है, क्योंकि इस वक्त तो बीजेपी को वही लीड कर रहे हैं। फिर अपने गठबंधन के दोस्तों से दोस्ताना रिश्ते निभाने का मामला हो या फिर अपनी पार्टी में किसी नेता को ऊपर उठाना हो और किसे नीचे गिराना हो, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है वो उनकी राजनीति के लिए कितना फायदेमंद है। फायदा है तो आप ही सब कुछ हैं। जब तक लगता है ये फायदेमंद नहीं रहा तो साइडलाइन करने में भी देरी नहीं लगाते। अब दोस्तों हुआ ये, जिन्हें अमित शाह ने सिंघम की तरह प्रमोट किया, अब उसी सिंघम को उन्होंने कहा अब गरजना उतना ही जितना हम कहेंगे। कहा पहले उन्हें खुलेआम गरजने की आज़ादी मिली हुई थी, ये आज़ादी पीएम मोदी और अमित शाह ने ही दी थी। अब उस आज़ादी को ही छीन लिया गया और सियासत के पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया गया। ये बात और है कि उन्होंने नामंजूर करके सबको चौंका दिया। भाई सोचिए, जिसके साथ आप काम करते हैं वो आपको पहले कहे तुम ही हो इस क्षेत्र के लीडर, और फिर जब वक्त बीते तब ये कहने लगे तुम तो हमारे खास हो, लेकिन ऐसा है कि अब तुम इसके अंदर काम करोगे, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मोदी और अमित शाह ने अपने सिंघम के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। अब व्यवहार किया, जिसे सिंघम कहा उसने शेर वाला रास्ता चुनकर चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कर्नाटक पुलिस का वो जाबाज अफसर जिसे सिंघम कहा जाता था, वो आज तमिलनाडु की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। वो शख्स जिसने खाकी वर्दी को त्याग कर भगवा चोला ओढ़ा और द्रविड़ राजनीति के गढ़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कुछ ही वक्त में अल्लाह मलाई तमिलनाडु में इतनी बड़ी उम्मीद बन गए तो बीजेपी ने सोच लिया कि अब तो तमिलनाडु दूर नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब विधानसभा चुनाव आए तो अन्ना मलाई को लेकर ताबड़तोड़ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। अचानक बम फोड़ते हुए अन्ना मलाई से पार्टी से मिली इलेक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारियां छोड़ने का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने पार्टी से कहा कि उनके प्रभार वाली 6 विधानसभा सीटों के लिए किसी और को नियुक्त किया जाए। जब चुनाव एकदम सिर पर है तो अन्ना मलाई ने कहा कि उनके लिए बीमार पिता की देखभाल पहले जरूरी है। कोयम्बटूर में ही रहकर पिता का केयर करेंगे। वो अभी ट्रैवल करने या पार्टी का बेसिक वर्क करने की स्थिति में नहीं है। अब तक अन्ना मलाई कोयम्बटूर में ससुराल वाले घर में रह रहे थे, उन्होंने अब किराए का मकान लिया है। इससे पिता की सेवा भी होगी और लोगों के साथ संपर्क भी बना रहेगा। इन 6 सीटों में से कोयम्बटूर की एक सीट पर अन्ना मलाई के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। अन्ना मलाई ने न सिर्फ अपनी सीट की जिम्मेदारी छोड़ी बल्कि चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस पैदा कर दिया है। ये चर्चा तेज है कि अन्ना मलाई विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं। अगर ऐसा सच में हुआ तो मोहर लग जाएगी कि बीजेपी और अन्ना मलाई के बीच में कुछ तो चल रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी ने AIADMK के साथ एनडीए अलायंस बनाया है। बीजेपी ने वो 41 सीटें अपने लिए छाटी है जिन पर वो लड़ेगी। उन 41 में से 6 सीटों की जिम्मेदारी अन्ना मलाई को दी गई। अन्ना मलाई ने फैमिली फर्स्ट बोलते हुए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष से पार्टी को लेकर मिला काम लौटा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी का काम और प्रचार करते रहेंगे, बाकी 1 महीने में कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु बीजेपी में अन्ना मलाई फ्रंट फुट पे रहे, फिर धीरे धीरे बैकडोर में जाते गए। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर AIADMK से अलायंस टूटा, रिश्ते खराब हुए। अलायंस टूटने के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी AIADMK दोनों की हार हुई। अन्ना मलाई को AIADMK ने विलन माना। अन्ना मलाई की एग्रेसिव पॉलिटिक्स से DMK तो परेशान हुई, बीजेपी AIADMK के साथ भी दरार पैदा कर दी। अन्ना मलाई की एग्रेसिव पॉलिटिक्स से DMK तो परेशान हुई, बीजेपी AIADMK के साथ तो दरार पैदा कर दी। CN अन्नादुरै
और जयललिता के बारे में दी गई उनकी विवादास्पद टिप्पणियों ने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। नाराज होकर एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया। एआईएडीएमके से अलायंस करने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले अन्नामलाई की बलि दी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। बीजेपी में उनका कद कम कर दिया गया। अब चुनाव आया तो उन्होंने एक तरह से चुनावी ड्यूटी से मना करके भूचाल मचा दिया। दोस्तों, तमिलनाडु बीजेपी में एक चर्चा अरसे से रही है कि उनकी तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष से पट नहीं रही है। अन्नामलाई के बाद अप्रैल 2025 में नागेंद्रन नैरार प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी के भीतर वर्चस्व का कोल्ड वार होता रहा। नैनार ने पद संभालते ही अन्नामलाई के दौर में बने वॉर रूम कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया एम्पावर नेटवर्क नाम से एक नई कमेटी बनाई जो पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल की निगरानी करती है। नैनार का आरोप है कि अन्नामलाई समर्थक कुछ सोशल मीडिया हैंडल पार्टी के नई सहयोगी एआईएडीएमके और खुद उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। नैनार का कद इसलिए भी बढ़ा कि उन्होंने एआईएडीएमके से रिश्ते सुधार कर अलायंस पक्का कर दिया। अन्नामलाई के करीबी वफादारों को साइडलाइन करने से भी विवाद बढ़ा है। नैनार की लाइन है कि पार्टी में व्यक्तिगत वफादारी नहीं चलेगी, काम टीम वर्क से ही करना होगा। दोस्तों, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का पुलिस कैरियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। कर्नाटक में एसपी के तौर पर उनकी तूती बोलती थी, छात्रों के मसीहा की इमेज बनाई। उडुपी में छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इतने लोकप्रिय हुए कि उनके ट्रांसफर पर लोग सड़कों पर उतर आए थे। 2019 में अचानक उनका मन बदला, आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2020 में अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हुए और महज 1 साल के भीतर वो तमिलनाडु भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। अन्नामलाई ने अपनी एन मनक्कल पद यात्रा के जरिए राज्य के हर कोने में जनाधार मजबूत करने की कोशिश की। दोस्तों, अन्नामलाई बीजेपी को चर्चा में तो ला दिए, लेकिन वोट नहीं दिला पाए। दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द सिमटी रही है, जहां कांग्रेस बीजेपी जैसी नेशनल पार्टियां किसी न किसी द्रविड़ पार्टी की पिछलग्गू बनकर रही। अन्नामलाई ने ये स्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन पूरे कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि बीजेपी ने 2024 में बिना किसी बड़े द्रविड़ पार्टनर के अकेले चुनाव लड़कर 11% से ज़्यादा ऐतिहासिक वोट शेयर हासिल किया। 2019 के 3.58% के मुकाबले 3 गुना था। राज्य की 39 सीटों में से 11 पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। चेन्नई के कोयम्बटूर में बीजेपी ने एआईएडीएमके को तीसरे स्थान पर धकेलकर दूसरे नंबर की पार्टी बनने का दावा किया। इसका श्रेय काफी हद तक अन्नामलाई को दिया जाता है। अन्नामलाई खुद कोयम्बटूर सीट से चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने 32,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, बीजेपी के लिए उम्मीद जगाई। आज भी बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि अन्नामलाई की लाइन पर अकेले लड़ने का साहस कर दिखाए। विजय की एंट्री के बाद पार्टी के लिए क्राइसिस और चैलेंज और बढ़ गया है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती सीटों में वोट शेयर को बदलना है। हालांकि वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन अलायंस की राजनीति के बिना बहुमत हासिल करना अब भी एक पहाड़ जैसी चुनौती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।